इंडिया ने बहुत से देशों के साथ न्यूक्लियर सिविल डील साइन करी है। आपको पता होगा 2005 में हिस्टोरिक न्यूक्लियर सिविल डील हुई थी इंडिया यूएस के बीच। उसके बाद और देशों के साथ भी साइन हुआ है। अब इस न्यूक्लियर सिविल डील में क्या होता है कि जो भी बाहरी देश हैं वो भारत में न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करेंगे, पर ये जो न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने की प्रक्रिया है ना, ये काफी ज्यादा डिले होती चली जा रही है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ PCS प्लेटफॉर्म। और आज हम समझेंगे कि क्या है न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ, किस तरीके से जो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है वो डिफर करता है भारत में, और किस तरह से ये जो भारत का न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है, इस वजह से कई सारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो सेटअप हो जाने चाहिए बहुत पहले, वो डिले होते चले जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये चीजें, ठीक है, क्योंकि ये हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे, आपसे एज इट इज प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ का एनालिसिस आपसे मेंस के लेवल पे पूछा जा सकता है। तो ये आपका प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिर तक बने रहना, और कोशिश मैं यही करूंगा कि ये जो भी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करा दूं मैं, ठीक है। तो अब देखिए, इशू ये है कि जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये जैतपुर, आपसे ये देखो प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई जैतपुर, ठीक है, आपसे यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई ये जो जैतपुर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, भाई ये किस स्टेट में है? सो इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। एक ये क्वेश्चन बन गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा कि किस देश की टेक्नोलॉजी के साथ या किस देश की कंपनी के साथ भारत टाई अप किया है या कोलैबोरेट किया है वहां पे सेट करने के लिए जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो वो देश है आपका फ्रांस। कौन सा देश है भाई? फ्रांस। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन गए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। अब इशू ये है कि ये जो जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, इसकी डीलिंग, ठीक है, फ्रांस के साथ इसका प्रोजेक्ट साइन हो गया था 2008 में। कब साइन हो गया था भाई? 2008 में साइन हो गया था, 2008 में साइन हो गया था, पर ये अभी तक नहीं बन पाया है, प्रॉपर्ली सेटअप नहीं हो पाया। रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि जो भारत का न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है, उसमें जो गवर्नमेंट है और जो फ्रेंच की कंपनी है जो ये सेटअप कर रही है जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, उसमें कहीं ना कहीं टसल आ रहा है। तो इस टसल को समझेंगे, भारत का क्या स्टांस है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या लॉ है, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन दूंगा आपको कि भाई 2024 के लिए प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच ये आपका लॉन्च हो गया है, जिसमें आप यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीएससी की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, और वेबसाइट पे आप एनरोल कर सकते हो। गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, ठीक है, गलती से ये प्राइस मत पे कर देना। यू हैव टू पुट माई कोड, द कोड इज RS Live। जैसे आप मेरा कोड इंडक्ट करोगे, यू विल बी एबल टू परचेज दिस कॉम्बो कोर्स ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड द प्राइस इज 3299। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। कोड ध्यान रखना, कोड है RS Live। अब देखो, न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ, पहले हम इंटरनेशनल और इंडिया का क्या उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि टसल कहां हो रहा है। देखो क्या होता है कि अगर हम न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ की बात करें, ठीक है, न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी जब आपने सुना होगा बहुत सारे देशों में ये न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो गए। तो इसको कर्टेल करने के लिए कि भाई ये जो न्यूक्लियर डिजास्टर हो गए, ठीक है, जो न्यूक्लियर डिजास्टर हो गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतने लोगों की जान चली गई या इतने लोग अफेक्टेड हो गए हैं, डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, भाई उन सभी का कंपनसेशन कौन देगा? तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए आपका न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है, ठीक है। अब न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ में क्या हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ में होता है आपके दो बेनिफिशियरीज होते हैं, एक होते हैं आपका सप्लायर, दूसरे होते हैं आपके ऑपरेटर। सप्लायर कौन है? सप्लायर वो होता है, यानी कि वो कंपनी जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप कर रही है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो सेटअप कर रही है वो हो गया आपका भाई सप्लायर, ठीक है। इंडिया के टर्म में अगर बात करें, जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की बात करें, तो इसमें सप्लायर कौन है? इसमें सप्लायर फ्रेंच की कंपनी है, ठीक है, फ्रांस बेस्ड कंपनी है, जो कि आपका टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, अब ऑपरेटर कौन होता है? ऑपरेटर यहां पे होते हैं सरकार, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑपरेटर कौन होता है? ऑपरेटर होता है यहां पे, ऑपरेटर कौन होता है? ऑपरेटर होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ऑपरेटर वो होते हैं कि जैसे सप्लायर ने टेक्नोलॉजी दे दी, अब काम जो है वो ऑपरेशंस का है, ठीक है, वो ऑपरेशंस का है। अभी ऑपरेशंस का काम कौन देखेगा? वो देखेगी भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब टसल ये आ रहा है कि
अगर हम इंडिया की बात करें तो सरकार का यह कहना है कि अगर कोई भी डिजास्टर ऐसा होगा, कोई भी न्यूक्लियर डिजास्टर ऐसा हो रहा है, प्लांट अगर सेटअप हो रहा है, उसमें कोई भी डिजास्टर हो रहा है, तो उसका सारा का सारा कंपनसेशन भैया सप्लायर को देना होगा। यानी कि जो कंपनी आके सेटअप कर रही है, जो कंपनी आके सेटअप कर रही है, उसी को कंपनसेशन देना होगा इन केस अगर कोई डिजास्टर होता है। पर सप्लायर का क्या कहना है, यानी कि कंपनी का क्या कहना है? कंपनी का ये कहना है कि अगर इन केस कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो रहा है, कोई न्यूक्लियर डिजास्टर अगर हो रहा है, कोई न्यूक्लियर डिजास्टर अगर हो रहा है, और अगर आप ये प्रूव करते हैं, मतलब सरकार अगर प्रूव करती है कि उनके वजह से कोई उनकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कोई उनकी टेक्नोलॉजी है या उनका कोई मटेरियल है, उसके वजह से अगर न्यूक्लियर डिजास्टर हो रहा है तो वो कंपनसेशन देंगे। पर अगर इसके अलावा अगर ऑपरेशन सही से कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को सही से नहीं संभाला जा रहा है, तो उस केस में भाई सप्लायर क्यों पैसा देगा? उस केस में सप्लायर क्यों कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा? ये तो भाई ऑपरेशंस की साइड से गलती हो गई। तो अगर ऑपरेशंस की साइड से गलती हो रही है तो सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा, ना कि सप्लायर को। तो टसल क्या है? टसल है भाई आपका न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ। इसका मतलब यह है कि सप्लायर यानी कि कंपनी, जो फ्रेंच कंपनी है, वो ये कह रही है कि हम मिनिमम का हम कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि भाई अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो रहा है, अगर उसमें आप ये प्रूव कर दे रहे हो कि हमारी टेक्नोलॉजी या हमारे कोई मटेरियल की वजह से हो रहा है, तब तो हम कंपनसेशन देंगे। पर अगर ऑपरेशंस की वजह से हो रहा है कि हम जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो और उसके वजह से कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो रहा है, तो उसमें आप कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकते हो, आपको खुद से यानी कि सरकार को कंपनसेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये आपका मेन टसल चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ये 2008 में इसका साइन हो गया था, पर वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। वी आर इन द ईयर ऑफ 2023, यानी कि मोटा मोटा समझ लो 15 साल हो गए हैं और अभी तक जो है वो काम या कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ। और ये सिर्फ इस पावर प्लांट की बात नहीं है, जितने भी जो बाहर से देशों के साथ हमने टाई अप किया है वहां पे ये सारी चीजें आ रही हैं। और ये चीज सिर्फ ना न्यूक्लियर प्लांट तक ही नहीं सीमित है। थोड़ा एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं, रीसेंट एग्जांपल। जब कोविड की वैक्सीन बनी थी तो आपने सुना होगा एक टर्म मॉडर्ना, ठीक है, मॉडर्ना और फाइजर, ठीक है, मॉडर्ना और फाइजर, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। तो इन्होंने भारत सरकार ने इनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला था, और भारत सरकार ने बोला था कि आप, ठीक है, आप जो है हमें अपनी वैक्सीन प्रोवाइड कर दो, पर कंडीशन ये है कि अगर हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर आपका वैक्सीन लगा रहा है और उसको कोई साइड इफेक्ट हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी या उसका कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, यानी कि जो मॉडर्ना और फाइजर कंपनी है उसको देना पड़ेगा। और इन रिटर्न मॉडर्ना फाइजर ने क्या बोला? मॉडर्ना फाइजर ने कहा कि भाई हमने काफी ज्यादा ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं, उस पर एक प्रॉपर रिपोर्ट मेंशन है, तो आप वो रिपोर्ट देख लो, अगर आपको लगता है तो हम आपको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको डाउट होता है तो हम आपको वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस वजह से आपने देखा होगा कि भारत में मॉडर्ना और फाइजर ये वैक्सीन नहीं लगाई गई है, मोस्टली आपकी कोवैक्सीन लगी या कोविशील्ड लगी है। तो ये जो लायबिलिटी लॉ है ना, ये सिर्फ आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक ही सीमित नहीं है, डिफरेंट सेक्टर्स पे, ठीक है, जहां पे ऐसा चीज हो सकती है कि कोई घटना हो सकती है, ठीक है, कोई डिजास्टर हो सकता है, कोई वैक्सीन या दवाई खा रहे हैं उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, तो वहां पे उन सभी सेक्टर्स में ये सारा टसल चल रहा है। तो ये लेटेस्ट एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया कि सिर्फ आपका न्यूक्लियर तक ही नहीं है, ये आपका फार्मास्यूटिकल में भी था, कोविड में भी ये हुआ था, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल लेवल पे मैंने आपको न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ बता दिया मोटा मोटा कि किस वजह से टसल चल रहा है, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूं इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे आपका कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है सेट अवे प्रीलिम्स में कि भाई ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन रिलेटेड टू विच सेक्टर, ठीक है। तो आपको सीधे बता देना है भैया न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है। मैं आपको प्रीलिम्स के लिए भी सारी चीजें और मेंस के लिए भी सारी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको बताता चलता हूं, ठीक है। आपसे स्ट्रेट अवे पूछ लेगा कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन रिलेटेड टू विच सेक्टर। आपसे पूछा जा सकता है कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या ये रेटिफाई किया गया इंडिया के द्वारा? बिल्कुल रेटिफाई किया गया, ठीक है। इट इज रेटिफाइड बाय इंडिया, इट इज रेटिफाइड बाय इंडिया। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी भी है और भारत ने इसे रेटिफाई भी कर दिया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन गया प्रीलिम्स के लिए,
4 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। 2 बताया मैंने जैतपुर से रिलेटेड, ठीक है, कहां पे बन रहा है, किस देश की टेक्नोलॉजी के थ्रू बन रहा है, और 2 ये और बता दिए कि भाई कंपनसेशन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन रिलेटेड टू विच सेक्टर, और साथ ही साथ आपका ये जो कन्वेंशन है क्या इसको भारत इसका सिग्नेटरी ऐसे रेटिफाई किया, तो इसका सिग्नेटरी और रेटिफिकेशन दोनों भारत के द्वारा किया गया है। कई बार ऐसे कन्वेंशन होते हैं कि भारत सिग्नेटरी होता है पर उसे रेटिफाई नहीं करता है, पर इसको सिग्नेटरी भी, भारत इसका सिग्नेटरी भी है और भारत ने इसे रेटिफाई भी किया है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्यों सेटअप किया गया था, कंपनसेशन और कन्वेंशन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्यों किया गया था, इस लॉ के तहत, इस कन्वेंशन के तहत, ये था कि भाई एक मिनिमम कंपनसेशन जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा, एक मिनिमम कंपनसेशन फिक्स कर दिया जाएगा। और इसमें ये क्लॉज है कि जो सप्लायर है, सप्लायर एज इन जो कंपनी सेटअप करी, ठीक है, जो कंपनी सेटअप कर रही है, इसमें यह प्रोविजन है कि सप्लायर की लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि अगर हम इंटरनेशनल न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ को देखें तो ये जो कंपनसेशन की जिम्मेदारी है वो आपका सप्लायर पे, यानी कि जो कंपनी है उस पे मिनिमम रखी गई है, उस पे कम से कम रखी गई है। पर वहीं अगर हम इंडिया की लॉ की बात करें, ठीक है, इंडिया ने भी 2010 में पास किया था सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। अब इसमें क्या था, इसमें भारत ने उलट किया और इसमें भारत ने जो कंपनसेशन है या जो लायबिलिटी है, ये आपकी पूरी की पूरी सप्लायर पे रखी है। यानी कि इन केस ऑफ एनी न्यूक्लियर डिजास्टर 1500 करोड़, ठीक है, 1500 करोड़ का मिनिमम कंपनसेशन प्रोवाइड करना होगा। किसके द्वारा ये करी जाएगी, सप्लायर के द्वारा, ठीक है, सप्लायर के द्वारा आपका 1500 करोड़ रुपए जो है वो मिनिमम कंपनसेशन दी जाएगी। और अगर सरकार को लगता है कि इससे ज्यादा डैमेज हुआ है तो एडिशनल जो भारत सरकार है वो फिर 300 मिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स प्रोवाइड करेगी। अब आपको एक टास्क बता रहा हूं, ये जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुन लो, जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है ये कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आपने टर्म सुना होगा मैं जानता हूं, पर मैं तब भी आपको टास्क दूंगा, यू हैव टू पुट योर आंसर राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो भारत का कन्वेंशन क्या है, भारत का लॉ क्या है, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, वो क्या कहता है कि भाई इसमें जो कंपनसेशन है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है आपकी भाई सप्लायर पे, यानी कि जो कंपनी आके सेटअप कर रही है। और कितना अमाउंट रखा गया है, अमाउंट रखा गया 1500 करोड़। 1500 करोड़ के बाद भी अगर सरकार को लग रहा है कि अभी डैमेज और है तो एडिशनल आपका फिर 300 मिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो सरकार करेगी। अब देखिए अगर इस एक्ट को पढ़ोगे ना, इस एक्ट को पढ़ोगे तो इसमें ये दिया हुआ है, जो आपका सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है उसमें दिया है कि सरकार पैसा देगी, ठीक है, सरकार जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। सरकार यानी कि जो आपका ऑपरेटर है, ठीक है, जो आपका ऑपरेटर है, जो गवर्नमेंट है, वो आपका कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। पर ये कंपनसेशन सरकार या जो ऑपरेटर है किससे लेगी, वो लेगी आपका सप्लायर से, ठीक है, सप्लायर से। तो सप्लायर पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेंगे कंपनसेशन, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो भी इंपैक्टेड लोग हैं। तो जो बर्डन है मिनिमम कंपनसेशन का, जो अगर भारत की लॉ की बात करें वो आपका सप्लायर यानी कि कंपनी पर है। और वहीं अगर हम इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें तो वहां पे सप्लायर पे लिमिटेड लायबिलिटी रखी गई है। तो ये डिफर करता है भारत का लॉ, ठीक है, भारत का लॉ जो है यहां डिफर करता है। इस वजह से ये जो कंपनसेशन की जिम्मेदारी सप्लायर पे आ जा रही है, इस वजह से ये जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है, ये जो जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, इसको भाई डिले हो रहा है और ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं और इसका ऑपरेशन जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये पूरी आपकी समराइजेशन थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो है ये इस तरीके से टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, तो ये कंपनीज जो है, जो फ्रेंच कंपनीज हैं, ठीक है, जो फ्रेंच कंपनीज हैं, ये छोड़ क्यों नहीं दे रही हैं, अग्रीमेंट छोड़ क्यों नहीं दे रही हैं? अब देखो इसका भी आंसर है, सुनो। यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में अगर हम जर्मनी की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, ठीक है, बहुत से ऐसे जो यूरोपियन देश हैं वो अपने यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को शट डाउन कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को शट डाउन कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर यूरोप में बंद होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कंपनीज हैं भाई उनको भी तो लॉसेस होगा ना, उनको भी तो लॉसेस होगा ना। तो इस वजह से ये जो फ्रेंच की कंपनी है
उसको भी जरूरत है, ठीक है, उसको भी जरूरत है, उसको भी क्लाइंट्स चाहिए और उसको पता है कि अब लिमिटेड क्लाइंट्स रह गए हैं। इस वजह से इंडिया को जितनी ज्यादा जरूरत है या जितनी ज्यादा जल्दी है इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की, उससे कहीं ज्यादा जल्दी आपकी जो फ्रेंच की न्यूक्लियर कंपनी है उनको है। क्योंकि यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बहुत जल्दी शट डाउन किए जा रहे हैं। इस वजह से इंडिया को चीज ये पता है, इस वजह से इंडिया जो है ये जो फ्रेंच कंपनी है उनको अपने टर्म्स पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में थॉट आ रहा होगा कि क्यों जो है इंडिया अपने टर्म्स जो है डिक्टेट कर रहा है और किस वजह से जो फ्रेंच कंपनी सुन रहे हैं, क्या वो कहीं और क्यों नहीं जा पाते हैं, तो उसका रीजन ये है कि यूरोप में बहुत से देशों में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो शट डाउन किए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से देशों को लगता है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो आपकी डेंजरस है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो आपकी डेंजरस है। इस वजह से बहुत से देश जो हैं, बहुत से डेवलप्ड देश जो हैं वो इसे शट डाउन कर रहे हैं। तो इस वजह से जितनी ज्यादा जल्दी इंडिया को है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो स्टार्ट हो, उससे कहीं ज्यादा जल्दी जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनको है। क्योंकि भाई जो न्यूक्लियर पावर कंपनीज हैं उनको पैसा कहां से आता था, उनको पैसा आता था जब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करते थे और इसके बाद लोगों को, कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देते थे इस पावर प्लांट को मेंटेन करने के लिए। भाई मेंटेनेंस भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर पावर प्लांट मेंटेनेंस भी तो जरूरी है ना। तो ये जो न्यूक्लियर पावर कंपनीज हैं वो कैसे पैसे कमाती हैं, पहले तो उन्होंने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते थे और जो भी ज्यादा पैसा देगा वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को मेंटेन करने के लिए उनको फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे। तो इस वजह से न्यूक्लियर पावर कंपनीज जो हैं, ठीक है, उनको भी क्लाइंट्स की कमी होगी। इस वजह से वो भी चाह रही हैं कि ये जो ऑपरेशन से जल्द स्टार्ट हो जाए। पर इंडिया ये चाह रहा है कि उनको पता है, इंडिया को ये चीज पता है कि अभी इनके पास क्लाइंट्स नहीं है, तो हम इनको अपने टर्म्स के हिसाब से ला सकते हैं। तो इस वजह से टसल चल रही है और ये जो डिले हो चुका है ये 15 साल का हो चुका है। तो ये पूरी चीजें मैंने आपको बता दी। न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ क्या है, ठीक है, क्या होता है, किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, किस तरीके से इंडिया पे लॉ है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो लायबिलिटी लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर तक ही सीमित नहीं है, कई और डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया मॉडर्ना और फाइजर वाला केस। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। उम्मीद करता हूं आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई टर्म आपको नहीं समझ में आया या कोई भी डाउट होगा, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको अपने डाउट्स को पिन डाउन कर देना कमेंट्स में। मैं कमेंट्स को मॉनिटर करता हूं, अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में से रिजॉल्व कर लूं। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।